क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर हम लोग कर रहे हैं और इसके क्वेश्चंस करने की बारी है अभी, क्योंकि हम इसके थ्योरी सारे अलग अलग पार्ट्स में कर चुके हैं। अगर आपको थ्योरी देखना है तो हमारे चैनल पे सारे पार्ट्स पड़े हुए हैं, अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में हमने उसको अपलोड कर रखा है। तो जो फर्स्ट चैप्टर यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज वाला जो चैप्टर है उसका जो क्वेश्चन है वो हम लोग एक एक करके देखेंगे, अलग अलग पार्ट्स इसके भी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। व्हाट इज़ द, देखिए बेसिकली मैं अभी जो ये क्वेश्चंस सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये मान के चलता हूँ कि आपने पूरी थ्योरी कंप्लीट कर ली है और सारी की सारी थ्योरी आपने पढ़ लिया होगा और उसके बाद फार्मूले भी आपको याद होंगे। और जो ठीक है ना, तो हर क्वेश्चन के थ्रू हम देखेंगे क्या चीज़ें हैं। कुछ को कहीं पे क्वेश्चंस, किसी क्वेश्चन में आपको थ्योरी की ज़रूरत पड़ती है तो किसी में क्वेश्चंस के लिए फार्मूला की ज़रूरत पड़ती है, तो हम एक एक करके देखते हैं कैसे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 1.1। व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फेयर्स। इसमें चार्ज स्फेयर्स हैं, देखिए, तो इसको आपको अच्छे समझ में आए इसके लिए मैं छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ। ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे एक स्फेयर यहाँ पे है और एक स्फेयर यहाँ पे। ये स्फेयर, इन्होंने एक चीज़ और बोल रखा है कि बेसिकली यहाँ पे देखिए जो चार्ज है इसमें चार्ज जो दे रखा है और इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये r, ये दे रखा है इन्होंने कितना, 30 सेंटीमीटर। ओके, और दो चार्ज स्फेयर है, स्मॉल है। देखिए स्मॉल है, स्मॉल होने का मतलब ये है कि इनका जो खुद का रेडियस है, स्फेयर का खुद का रेडियस है, वो इस डिस्टेंस के कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल मानेंगे हम, या ऐसे बोलेंगे कि ये बहुत ही स्मॉल स्फेयर मानेंगे। अगर आप इसको बहुत बड़ा मानते हैं, मतलब कि अगर स्मॉल नहीं बोलता तो क्या होता कि स्मॉल अगर मान ली कि नहीं बोलता, बड़ा बड़ा आप मानेंगे, तो ये इसके चार्ज को इन्फ्लुएंस करेगा, इसके चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन वो इन्फ्लुएंस करेगा, और ये भी इसके चार्ज को इन्फ्लुएंस करेगा। मतलब क्या है, आप देखोगे तो ये प्लस है और ये भी प्लस है, पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है और ये भी पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। उसकी वजह से ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होता। देखिए अगर बहुत छोटा है तो इसमें बहुत छोटा है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह एक जैसा रहेगा, ठीक है ना। ये छोटा है तो बहुत चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह सेम रहेगा। लेकिन अगर ये स्फीयर छोटा नहीं है तो इसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो मतलब इसका वेरी कर जाएगा। मतलब ये इसके चार्ज को रिपेल करेगा, मतलब ये दूर दूर भागेंगे, मतलब यहाँ चार्ज होगा और यहाँ पे कम चार्ज होगा एज कम्पेयर टू इधर वाले लेयर में आप देख सकते हैं मैंने चार्ज इसमें पॉजिटिव साइन 6 बनाए, इसमें 3 बनाए हैं। उसी तरह से आप यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे चार्ज दूर दूर है, लेकिन यहाँ पे चार्ज जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा आपको उधर की तरफ बाहर की तरफ जो चार्ज है वो ज़्यादा एक्यूमुलेट होंगे, मतलब कि ज़्यादा वहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन में जो दे रखा है स्मॉल चार्ज बोला गया है, इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया होपफुली। तो स्मॉल चार्जेस हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चंस का आंसर कैसे निकाला जाए भाई, तो उसके लिए हम देखिए एक चार्ज दे रखा है, ये इसको आप Q1 बोल सकते हो, इसको Q1 बोल लीजिए, और ये चार्ज जो है इसको हम बोलेंगे Q2 बोल लीजिए। तो ये Q1 Q2, अब यहाँ पे Q1 बोलता हूँ और ये Q2 बोलता हूँ। ओके, इनके बीच में लगने वाला फोर्स, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ओके, पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे, यानी कि इस पर जो फोर्स का डायरेक्शन, मैं क्या बोलूँ कि भाई फोर्स का डायरेक्शन आप जानना चाहो कि कैसे होगा, तो इसकी वजह से इस पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा इधर होगा, रिपल्सिव फोर्स है, इसकी वजह से इधर फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड देखिए दोनों का सेम होता है। आपको पता है न्यूटन्स थर्ड लॉ के करस्पॉन्डिंग कभी भी फोर्स जो है हमेशा पेयर में लगता है। एक फोर्स, जो फोर्स इस पे लगेगा वही फोर्स ये इस पे लगाएगा, भले ही वो अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन हमेशा फोर्स जो है ना इक्वल एंड अपोजिट लगेंगे। मतलब कि न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये हमेशा फोर्स पेयर में लगते हैं, फोर्सेज जो होते हैं पेयर में लगते हैं। तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब ये फोर्स की वैल्यू कितनी है, इसका डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन मैं बता चुका हूँ, क्या, तो ये रिपल्सिव होगा। क्यों रिपल्सिव होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है। अगर दोनों नेगेटिव चार्ज होता तब भी रिपल्सिव होता, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता तो अट्रैक्टिव फोर्स होता। ठीक है, समझ में आई बात। दोनों पे सेम फोर्स लगेगा। क्यों सेम फोर्स लगेगा, क्योंकि फोर्स हमेशा न्यूटन थर्ड लॉ के करस्पॉन्डिंग उसके अकॉर्डिंग बात करें तो हमेशा फोर्स पेयर में लगता है और इक्वल एंड अपोजिट लगता है। ठीक है ना, इक्वल, ये जो इस पे लगाएगा वही ये इस पे लगाएगा, राइट, करेक्ट। अब मैं बात करता हूँ कि वैल्यू कितनी होगी, वो व्हाट इज द फोर्स कितना है। तो उसके लिए फॉर्मूला आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू Q1 Q2/r²। ये फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे से पता है, हम कर चुके हैं इसको। आप हमारे वीडियोस में देख सकते हो या आप यहाँ पे बुक में भी रिवाइज करके देख सकते हो। ये जो है ये इसको हम नॉर्मली के नाम से बोल देते हैं, के हम दिखा देते हैं या इसकी वैल्यू हम डालेंगे यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू आपको पता होगा कितनी होती है, 9 × 10⁹ होती है। और उसके बाद इसमें वैल्यू जो है ना वो वैल्यूज़ वगैरह डालेंगे हम Q1 Q2 की। Q1 की वैल्यू हम डालेंगे इतनी 2 × 10⁻⁷ और साथ में उसके बाद हम डालेंगे 3 × 10⁻⁷, ठीक है ना। उसके बाद डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे r² यानी कि 30 इंटू, आपको पता है कि यहाँ पे सारी की सारी जो यूनिट्स होंगी वो सारी की सारी SI यूनिट में हम डालते हैं। सेंटीमीटर SI यूनिट नहीं है, मीटर है SI यूनिट। तो इसलिए सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 10⁻² करना पड़ेगा। उसका स्क्वायर करेंगे आप, 10⁻² का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करके आपका आंसर सीधे आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ अब मैं थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में हेल्प कर देता हूँ कि कैसे इसको हम गेन करेंगे, मतलब हम ला पाएंगे। तो कैलकुलेशन में इसका हम जो ना थोड़ा सा हेल्प मिल जाए उसके लिए मैं कैलकुलेट करता हूँ इसको। ये फॉर्मूला हटा देता हूँ, थोड़ा जगह की ज़रूरत है हमें, जिससे कि हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर पाएँ। अब ये देखिए, ये जो है आप एक बार देख पाएंगे कि ये चीज़ इसको थोड़ा सा देखोगे तो ये 10⁻⁷ है, -7 है तो 10⁻17 हो जाएगा, सॉरी 14 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे करें कि इसको हम यहाँ पे मैं करके क्रॉस कर देता हूँ इसको। 10⁻⁷ है, इससे क्रॉस होगा तो 10⁻² बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और आप एक चीज़ देखोगे कि ये 10⁻² जो इससे क्रॉस करोगे तो 10⁻⁵ बच जाएगा। और यहाँ पे 9 18 और यहाँ पे ये और ये मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा और ये 54 हो जाएगा। यानी कि 54 इंटू 10⁻⁻5 ये बच जाएगा। डिवाइड बाई इसको करेंगे आप तो 900 आएगा और इंटू 10⁻⁴ आएगा, ठीक है। इसको आप करेंगे तो कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो ये जो है इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट अगर करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपके पास है, इसको करोगे तो 10⁻² बच जाएगा और ये 9 है और ये कितना आएगा, तो ये इससे डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आएगा 6 इंटू 10 ये इसको काट दीजिए यहाँ से 10⁻³ बच जाएगा। 6 इंटू 10⁻³ ये न्यूटन के बराबर का फोर्स ये आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला और उसके बाद वैल्यू डालने के बाद आपका सिर्फ कैलकुलेशन बच जाता है। कैलकुलेशन आप बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, सारी चीज़ें थोड़ा आसान हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन पे हम अभी चल रहे हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फेयर ऑफ चार्ज दिस वन ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फेयर ऑफ चार्ज दिस वन इन एयर इज दिस वन, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फेयर्स। एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन का उल्टा क्वेश्चन है, उल्टा पूछा गया है। पहले वाले में क्या था, चार्ज दिया था, डिस्टेंस दिया था, आपको फोर्स पूछा गया था। इस बार क्या है, फोर्स दे रखा है और चार्ज दे रखा है, आपको चाहिए क्या, आपको डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो उसका रिवर्स ही बोला गया, इसमें रिवर्स पूछा गया है, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे इसको आसानी से कर सकते हो। सेम आपको पता है कि दो चार्जेस अगर रखे हैं तो उनके बीच में कुछ दूरी है, तो उसके बीच में लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला हम कहाँ से लेके आते हैं, कूलॉम्स लॉ से। कूलॉम्स लॉ से आप आसानी से यहाँ से निकाल सकते हो। कूलॉम्स लॉ आप यहाँ पे जो फॉर्मूला आपको पता होगा, यहाँ नहीं है पता तो मैं यहाँ रिमाइंड करा देता हूँ आपको। F = K यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसी को कई बार K इसके नाम से दिखा दिया जाता है। तो Q1 Q2/r², ठीक है ना। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए अब आपको चार्ज, एक चार्ज ये है, ठीक है ना, इसको आप Q1 बोल दीजिए। एक चार्ज कौन सा है भाई, तो एक चार्ज ये है, तो इसको आप Q2 बोल दीजिए। और फोर्स ये है, ये क्या है, फोर्स F है, ठीक है। तो आपको कितने अननोन है, 1 2 3 4, कितनी चीज़ें आपको पता है, 1 2 3 चीज़ें पता है। आप आसानी से इक्वेशन का यूज़ करके और यहाँ पे इसको कर सकते हैं। वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, जो दे रखा है उसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। फोर्स दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 9 × 10⁹, ये आपको पता होता है। और इंटू ये Q1 की वैल्यू वहाँ से उठाइए 4 0.4,
0.4 इंटू 10⁻⁻6 और उसके बाद Q2 का वैल्यू आप यहाँ पे देखिए माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन। दो काम कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बेसिकली हम मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं, मैग्नीट्यूड यानी कि इसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं हम सिर्फ, तो इसलिए यहाँ इस फॉर्मूले हम सिर्फ मैग्नीट्यूड डालेंगे। अगर यहाँ पे जो है हम क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड सिर्फ निकालने जा रहे हैं, कितना अमाउंट है कितना मैग्नीट्यूड है वो निकालने जा रहे हैं, तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने जा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू डालेंगे। तो फिर आप बोलोगे सर माइनस दिया है, माइनस का क्या करें, इसके आगे माइनस दे रखा है। माइनस का सिग्निफिकेंस ये है कि आपको इससे पता चलता है कि फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, ठीक है। अगर आप क्या करेंगे कि वो अगर आप ये पहला चीज़ तो ये सबसे आसान काम है कि आप इस दोनों का मैग्नीट्यूड डाल दीजिए, इसका भी वैल्यू खाली डाल दीजिए, आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड मतलब यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ ये होता है कि आप नहीं बोलोगे नहीं सर मैं तो साइन के साथ डालना चाहता हूँ, तो अगर आप साइन के साथ डालना चाह रहे हो इसका मतलब आप उसका डायरेक्शन भी आप देखना चाहते हो, डायरेक्शन मतलब आप यहीं से फॉर्मूले से ही डायरेक्शन आप निकालना चाहते हो, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं इसका वेक्टर वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। वेक्टर वाले में साइन के साथ इसमें वैल्यू डाला जाता है, ठीक है। डायरेक्शन अगर आपको इस यहाँ पे वेक्टर वाले वेक्टर आपको डायरेक्शन पता करना है तो एक तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, साइन के साथ डालेंगे तो आपको आउटपुट जो है ना डायरेक्शन फोर्स का साइन के साथ मिलेगा। आप इनपुट साइन के साथ डालोगे तो आउटपुट साइन के साथ मिलेगा ऑफकोर्स। तो यहाँ पे आप वैल्यू डाल दीजिए, अब इसकी मैग्नीट्यूड डालेंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड डालेंगे 0.8 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है ना, 10⁻⁻6 अपॉन ये आर स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये यहाँ पे इस तरह से, अब अगर आप बोलोगे सर थोड़ा डायग्राम बना के दिखा दो कि कैसा ये दिखता है, तो आप देखोगे द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्मॉल स्फीयर, एक स्फीयर यहाँ पे होगा और एक स्फीयर यहाँ पे होगा, बहुत स्मॉल स्फीयर होंगे, ठीक है ना। बहुत बड़ा भी करोगे तो आपको सही नहीं है क्योंकि एक दूसरे को इससे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करेंगे ये लोग, ठीक है। तो यहाँ पे अब इस यहाँ पे आप क्या करिए कि थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपको आर निकालना है, आर बेसिकली तो इसको आप यहाँ पे लेके जाएंगे, इसको इधर ले आइए, कैलकुलेशन करेंगे, इससे इसको काटोगे तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर को यहाँ पे आर स्क्वायर लेके जाएंगे, दैट इज इक्वल टू, बस जितना कॉन्सेप्ट का काम है वो इतना ही है। अच्छा एक और चीज़ है यहाँ पे, अगर एक देखोगे तो ये पॉजिटिव है और दूसरा वाला देखोगे तो नेगेटिव है, तो इसमें फोर्स कैसे डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन ऐसे अट्रैक्टिव होगा, ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन अट्रैक्टिव होगा, राइट। अब बात आती है यहाँ पे कि यहाँ पे इस तरह से आप कर सकते हैं, राइट। इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन बस रह गया आपके पार्ट में। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन, आर स्क्वायर इधर लेके गया और इसका पावर है 10⁻⁻6, इसका पावर 10⁻⁻6, ठीक है, यानी 10⁻⁻12 बच जाएगा, और यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 है तो यहाँ से इसको आप करेंगे तो 16 और 0.8 है, 16 इंटू 9 करेंगे आप तो 144 यहाँ पे आएगा, यानी कि 14.4 144 आएगा आपका यहाँ पे इंटू 10 टू पावर, यानी किसको लिया मैंने, इसको लिया और इसको लिया, तीनों को लिया, तो ये दिस इज इंटू 10 टू पावर माइनस कितना, ये 16 आया, और उसमें से सॉरी 12 आया ना, -6 12 होगा, और उसमें 9 ये करेंगे, 9 प्लस है तो इसको हटाएंगे तो 3 बच जाएगा, -3 बच जाएगा, ठीक है। होपफुली ये समझ में आ रहा होगा। इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन और आगे बढ़ाता हूँ, आसान करता हूँ, तो इंटू इसका 0.1 इसमें जाएगा तो 10⁻⁻4 आ जाएगा, और यहाँ से आर स्क्वायर, आर की वैल्यू निकालेंगे, रूट यानी रूट करना है तो इसको रूट करेंगे आप इसको, यानी कि ये आपको रूट जाएगा 144 10⁻⁻4, इसको करेंगे तो 12 इंटू 10⁻⁻2 बच जाएगा आर, ठीक है ना। ये आ जाएगा, ये मीटर में आएगा क्योंकि ये जो भी आउटपुट देता है वो ऐसा यूनिट में आता है, ठीक है ना। ये जो वैल्यू आती है वो ऐसा यूनिट में आपको मिलती है, राइट। तो यहाँ से होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ये चीज़ फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया, ठीक है ना। ये फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट, ठीक है, यानी कि पहले पे सपोज कि आपने इतना फोर्स निकाल रखा है या निकला, अब ये सेकेंड वाले पे कितना फोर्स लगेगा इस पे, तो इसके बारे में हम लोग पहले वाले पार्ट में, पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं कि एक जो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे कि जो फोर्स लगता है वो फोर्स हमेशा
पेयर में लगता है, ठीक है ना, एक्शन पेयर में ये फोर्स लगेगा, मतलब एक दूसरे पे जितना फोर्स लगाएगा वही दूसरा वाला पहले पे भी उतना ही फोर्स लगाएगा। हमेशा फोर्स जो होता है ना पेयर में लगता है, या ऐसे बोल सकते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ के करस्पॉन्डिंग हमेशा फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर में ही लगता है। यानी अगर ये इस पर कुछ फोर्स लगा रहा है तो उतना ही फोर्स इस पर लगेगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी अब। तो सेकेंड क्वेश्चन हमने कर लिया, उसके बाद अब देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन हम थर्ड पे मूव करेंगे, थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब देखिए, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे चेक दैट द रेशियो दिस वन इज डायमेंशनलेस, look up a table of physical constant and determine the value of this ratio. What does the ratio signify? अब आपको यहाँ पे जो है बेसिकली इन दोनों का रेशियो को हमें प्रूफ करना है कि ये डायमेंशनलेस है या नहीं है। तो आपको कैसे निकालेंगे, पहले तो ये टर्म निकालिए। ये टर्म क्या है, तो दो चार्जेस के बीच में एक तरह से दो चार्ज है, और एक चार्ज है आपका यहाँ पे और एक यहाँ पे। इस पे चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर का है, और इसके ऊपर और देखिए एक मास है इलेक्ट्रॉन का, दूसरा मास है प्रोटॉन का। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे प्रोटॉन है, ठीक है ना। तो मास, इसका मास होगा इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर और इसका मास होगा प्रोटॉन के मास के बराबर। आपको पता है प्रोटॉन का मास जो है ज़्यादा होता है, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेटली 1836 टाइम्स मोर देन द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, राइट। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले हमारे काम क्या रह गया, हमारा काम है कि इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं। तो एफ इलेक्ट्रिक जो होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हम के रख दें, तो 1 या इसको के बोल देता हूँ मैं। तो के दोनों का चार्ज Q1 Q2 लिखते हैं ना, तो Q1 Q2 की जगह पे यहाँ पे E स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आप, ठीक है। या आप, मैं ऐसा करता हूँ स्टेप, मैं एक दो स्टेप आपको बढ़ा देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए ईजिली। फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको K के बराबर बोल देते हैं, और ये चार्ज और ये चार्ज दोनों सेम ही है। क्यों, ये चार्ज इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज है और ये वाला प्रोटॉन पे चार्ज है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही होता है चार्ज का, ठीक है ना। मास भले डिफरेंट होगा लेकिन चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब यहाँ पे Fe इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला मतलब इलेक्ट्रिक जो फोर्स लग रहा है वो है ये K, और E तो E दोनों का सेम चार्ज होगा। तो यानी यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे आपको समझाने के लिए कि Q1 Q2 वो किसके बराबर, E के बराबर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, E स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें K इंटू E स्क्वायर चाहिए। तो K इंटू E स्क्वायर को एक जगह रख लेते हैं, और इसको F इलेक्ट्रिक इंटू R स्क्वायर, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूँ। उसके बाद क्या करेंगे कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सेकेंड वाला जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि ये F ग्रेविटेशनल दैट इज इक्वल टू, आपको पता है G(m)(1m2) बाई R स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको पता है अच्छे से। इसमें मैं वैल्यू डाल देता हूँ G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई R स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा आप क्या करेंगे, तो ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो G, ठीक है, इसको मैं ये क्या करेंगे, ये R स्क्वायर को इधर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे G(m)(e)(m)p बच जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैं थोड़ा सा जगह की कमी है इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बच जाएगा G(m)(e)(m)p, ठीक है ना, और यहाँ पे आपने R स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बच जाएगा। तो ये है सेकेंड इक्वेशन, ठीक है ना, सेकेंड इक्वेशन है। अब आप ये करेंगे कि इसको डिवाइड करना है। आपको डिवाइड किसको करना है भाई, तो ये हमें चाहिए KE स्क्वायर अपॉन Gm। तो हमें बेसिकली हम इसको डिवाइड करेंगे अगर, यानी कि इसको थोड़ा लिखने का तरीका मैं चेंज कर देता हूँ। क्या, G(m)(e)(m)p इक्वल टू Fg इंटू R स्क्वायर, ठीक है ना। ये इसको बोलता हूँ सेकेंड इक्वेशन, इसको नहीं बोल के मैं इसको सेकेंड इक्वेशन बोल देता हूँ, ठीक है। अब करना क्या आपको कि आपको चाहिए ये टर्म चाहिए, ये टर्म आपको लेके आना है पूरा टोटल, ये टर्म लेके आना है। तो आपको करना क्या पड़ेगा कि KE स्क्वायर कहाँ से, यहाँ से, और G(m)(e)(m)p कहाँ से आएगा, तो यहाँ से आएगा। तो दोनों को डिवाइड करोगे आप, देखिए फोर्स और फोर्स
दोनों फोर्स मतलब इसका यूनिट और इसका यूनिट क्या होगा, वो फोर्स ही है तो फोर्स का यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा। आर स्क्वायर का यूनिट भी सेम होगा, मीटर स्क्वायर होगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और कैंसिल आउट होगा तो फिर हमें यहाँ पे इसको हटा दूँ मैं, थोड़ी जगह चाहिए हमें। होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से मैं लेके चलता हूँ, इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको k इंटू ई स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम ई इंटू एम पी डिवाइड बाई एफ ई आर स्क्वायर डिवाइड बाई एफ जी इंटू आर स्क्वायर। अब आपको ये आर स्क्वायर तो कैंसिल, बेसिकली हमें यूनिट चाहिए, चेक दैट द रेशियो इज डायमेंशन लेस। इसका डायमेंशन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डायमेंशंस के इसके ऊपर वाले के नीचे वाले के सबका डायमेंशन हम यहाँ पे लिखेंगे। तो डायमेंशन जब आपको लिखना है डायमेंशन, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका ऊपर वाले का डायमेंशन, तो आपको देखिए आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसका भी ऊपर वाले का न्यूटन और नीचे वाले का भी न्यूटन, तो ये क्या होगा, एक डायमेंशन लेस क्वान्टिटी बन जाएगा, ठीक है ना। डायमेंशन लेस क्वान्टिटी बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का रेशियो है तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यस। तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। लुक अप ए टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। अभी बोला है कि भाई आप टेबल पे देखिए इसकी वैल्यू का, और मतलब इनकी वैल्यूज़ आप डालिए और डाल के और उसका रेशियो निकालिए, कितना वैल्यू होगा रेशियो का, ठीक है ना। अब रेशियो का वैल्यू निकालने के लिए तो होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूँ। अब क्या करेंगे, इसका रेशियो जो आएगा, रेशियो क्या आएगा, रेशियो तो ये आपका डायमेंशन निकल के डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा। अब ये एफ ई अपॉन एफ जी जो है दैट इज इक्वल टू, हमें दिस अपॉन दिस, इसकी वैल्यू डालेंगे, आप सबकी वैल्यू डाल दीजिए 9 × 10⁻⁹, और ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁻19। चार्ज, एक चार्ज के ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना ही चार्ज होता है, इसका स्क्वायर कर दोगे आप क्योंकि ये स्क्वायर है, डिवाइड बाई जी होता है कितना 6.67 × 10⁻11 इंटू किसका वैल्यू है, ये जी का वैल्यू है, और एम पी मास, एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई, तो होता है 9.1 × 10⁻31 kg, राइट। और साथ में ये मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो 832 मतलब 1832 इंटू इलेक्ट्रॉन, जो आपका इसका मास आप निकालेंगे इलेक्ट्रॉन के मास से इतना गुना ज़्यादा होता है। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आपको वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो होपफुली ये हम लोग कर चुके हैं, एक्सप्लेन द मीनिंग, राइट। अब तो यहाँ पे ये चीज़ हम निकाल चुके हैं। लुक अप द टेबल ऑफ एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाइज। ये रेशियो आपको क्या बताता है, रेशियो यही बताता है कि अगर सेम क्वांटिटी से, मतलब रेशियो आपको यही बताता है कि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम क्वांटिटीज़ हैं, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी, ये दोनों सेम क्वांटिटीज़ हैं, तभी इनका रेशियो जो है ना वो डायमेंशनलेस हुआ, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है, होपफुली। अब आते हैं अगला क्वेश्चन करने के लिए 1.4, ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको करते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको आप कैसे कर सकते हो बेसिकली। तो सबसे छोटा जो स्टेबल चार्ज हमारे पास अवेलेबल है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो आप बोल सकते हो कि सर क्वार्क का चार्ज तो और कम होता है, बेसिकली वो स्टेबल नहीं होते। तो हम सबसे छोटा जो चार्ज, स्टेबल चार्ज जो लेते हैं, स्टेबल चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको स्टेबल पार्टिकल्स बोलते हैं। और बाकी जो पार्टिकल्स होते हैं, इससे छोटे जो पार्टिकल्स होते तो हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, एक से दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है ना। प्रोटॉन मतलब वो जो ब्रेक होते रहते हैं एक से दूसरे में, तो उनको हम स्टेबल नहीं मानते, उनके चार्ज को हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो अब देखिए क्या होता है कि सबसे जो छोटा चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर का ही चार्ज हमें लेते हैं, कितना 1.6, यानी इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो सबसे छोटा चार्ज माना जाता है 1.6 × 10⁻19 कूलॉम। ये नेगेटिव लेते हैं, ठीक है ना, नेगेटिव होता है क्योंकि हम नेगेटिव इसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मानते हैं बाई कन्वेंशन। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ, अच्छा इलेक्ट्रिक, यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज। अब देखिए किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के
इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो इस सबसे छोटा जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसके इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, ठीक है ना, उसका n टाइम्स होगा। किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज, सबसे छोटा क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, उसके इंटीग्रल मल्टीपल, वेयर दिस वन इज इंटीजर, दिस इज द इंटीजर, ठीक है ना। या ये कभी क्या मतलब है, इंटीजर का मतलब होगा तो 1 2 3 4 5 इस तरह से होगा, या 1000 1 लाख 10 लाख कोई हो तो इंटीजर के रूप में होगा। ऐसा नहीं होगा कि 1/2 हो जाए, 3/2 हो जाए, 5/2 हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, या 5/7 हो जाए, इस तरह से नहीं होगा। जब भी होगा इंटीजर ही होगा। मतलब भाई उसमें चार्ज जो होगा 1 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे। ऐसे नहीं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 3.25 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं होगा। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और फिर आधा इलेक्ट्रॉन, वो नहीं हो सकता है इस तरह से। इसलिए चार्ज को हम बोलते हैं, चार्ज जो हो किसी बॉडी पे वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज का मतलब कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज। वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद माक्रोस्कोपिक लार्ज स्केल चार्ज। अब लार्ज स्केल चार्ज के लिए जो बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम इग्नोर क्यों कर देते हैं भाई। जब हम लार्ज चार्ज के बारे में बात करते हैं जहाँ पे करोड़ अरबों इलेक्ट्रॉन हैं और अरबों खरबों चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम इसको जो जिस रेशियो में बात करते हैं उस रेशियो में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम जो है ना उसको यहाँ पे अगर बात नहीं करें, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो होता है ना बहुत ही स्मॉल होता है। तो बेसिकली हम इसका रीज़न नहीं बोलेंगे कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज बहुत ही स्मॉल होता है, और जब हम लार्ज स्केल पे बात करेंगे तो इसके इससे अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वहाँ पे हम इसको जो है ये कर दें, इग्नोर करना पड़ता है इनकी क्वांटिटी की वजह से, ठीक है ना। बेसिकली चार्ज बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो इसलिए जब बड़े स्केल में बात करते हैं तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, राइट, करेक्ट। अब अगले पे चलते हैं। व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद ए सिल्क क्लॉथ, चार्जेस अपीयर ऑन बोथ। A similar phenomena is observed with many other pairs of bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge. देखिए क्या होता है कि अगर एक रॉड लेते हो, रॉड ये न्यूट्रल है, अब इसको मैं क्या करता हूँ कि जैसे सपोज करें वुल है, और वुल है और इसको रगड़ते हो आप तो किसी दूसरे मटेरियल से, तो क्या होता है कि यहाँ पे ये इसके ऊपर आपको पता होगा कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन भले ही जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही, मतलब जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, इसकी वजह से ये न्यूट्रल होता है। अब इसको जब रगड़ोगे इसके ऊपर इसको, तो भाई क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जिससे भी रगड़ोगे आप, इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि उसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है। सपोज करके तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा इसके ऊपर, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इससे ट्रांसफ़र हो जाते हैं इसके ऊपर। अब ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन ये मतलब फ्रिक्शन की वजह से, आप बोलोगे सर हम तो वायर में यूज़ करते हैं, कभी हमें रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ी वायर में इलेक्ट्रॉन मूव कराने के लिए। तो बेसिकली क्या होता है, वायर जो है कंडक्टर होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं, उनके वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उसमें आसानी से घूमते रहते हैं, तो वहाँ पे आसानी से घूमते रहते हैं और वहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ग्लास बोल रहा है, ग्लास रॉड सिल्क के साथ अगर करते हो तो ग्लास भी इंसुलेटर है और सिल्क भी इंसुलेटर है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल आसानी से फ्री मूव नहीं करते, आसानी से फिक्स, मतलब ये आसानी से ट्रांसफ़र नहीं होते, तो उनको आप रगड़ने मतलब फ्रिक्शन का इस्तेमाल किया, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्रिक्शन की वजह से दूसरे मटेरियल पे चला गया। अभी बताइए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है, किसी जगह से इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ गई ना, इलेक्ट्रॉन की जब कमी पड़ गई तो ये क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा ना, नहीं सॉरी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब चला गया नहीं कि नेगेटिव चार्ज कम हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खाली हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा ना, पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। क्यों भाई पॉजिटिव चार्ज बच गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कमी मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बढ़ गया। ऐसे बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन चली गई, इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, ठीक है। जब जिस पे गया है
उस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना, उस जिस पे गया उस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिक वहाँ पे एक्सेस हो गया, मतलब ज़्यादा अधिकता हो गई वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ गया, क्वांटिटी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज बढ़ जाता है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बढ़ जाता है, उतने ही यहाँ पे उतना ही के बराबर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। समझ में आई बात। दूसरा चीज़ जो होगा, अगली बात हम करते हैं दूसरा एक और चीज़। तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं एक बार कि एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझा दिया मैंने कि चार्ज जो है बेसिकली क्या होता है, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र खाली हुआ है, यानी कि जितना चार्ज इस पे है उतना ही चार्ज इस पे है, ठीक है ना, यहाँ पे भी उतना ही चार्ज है, यानी कि क्या बोलेंगे, चार्ज कंजर्व होता है। देखिए माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे, जितना यहाँ पे आया माइनस क्यू उतना ही चार्ज यहाँ पे प्लस रह गया है, ठीक है। अब दोनों को नेट, शुरू में चार्ज जीरो था इस पर, अगर इन दोनों को जोड़ोगे आप क्यू माइनस क्यू तो ये कितना होगा, जीरो के बराबर, ठीक है ना। ये चार्ज, जितना चार्ज उस पर है उतना ही चार्ज इस पर, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये यहाँ पे चार्ज जो होगा कंजर्व होगा। यहाँ पे नेट जीरो था शुरू में, तो फाइनल भी जीरो ही होगा। चार्ज बस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र होता है, और बस ये इसलिए ये चार्ज बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ लॉ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ पे आपका वैलिड होगा, इसका लॉ वैलिड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग इसको कर लीजिए अच्छे से, और होपफुली समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, ओके। इसके आगे के क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, ओके। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सारे पार्ट आपको ईजिली अवेलेबल हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू।